90% लोगों को पता नहीं है और खास तौर से ये सीनियर को भी पता नहीं है। आपको क्या बताया गया सीनियर को, मैं बताता हूं। हमें वो बताया ही नहीं गया। आपको पैसा पैसा बताया गया। अगर पैसा बताते तो हम पहले ही पैसा कमाते थे, हम तो आते ही नहीं। हमें एक ऐसी चीज बताई गई जो आपको कभी बताई नहीं गई। आपको क्या बताया गया? आपको ये बताया गया एक कंपनी होती है, कंज्यूमर होती है, बीच में मिडिलमैन होते हैं, मिडिलमैन को हटा देते हैं, कंपनी से कंज्यूमर मिल जाता है, बीच का मार्जिन बच जाता है। कंपनी के 400 से 500 प्रोडक्ट आते हैं, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक प्रोडक्ट आते हैं, उनको यूज करते हैं, उनको सेल करते हैं, उनको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उनको शेयर करते हैं, लोगों का नेटवर्क बनाते हैं, फिर लाखों रुपए की इनकम आती है, फिर तुम करोड़पति बन जाते हो। ये तुम्हें बताया गया। और ये हमारी अपलाइन को भी बताया गया था, जब हमारी अपलाइन पहले ही करोड़पति थी। लेकिन हमारी अपलाइन को एक लाइन ऐसी बताई गई, हमें एक लाइन ऐसी बताई गई कि मुकेश कोठारी 13,000 की सैलरी के बाद भी सिस्टम में आया। मेरे अपलाइन मिस्टर प्रहलाद राय जी की 17,000 सैलरी थी, फिर भी वो सिस्टम में आए। बेरुदान करवा जी जिनकी लाखों रुपए पर मंथ की इनकम थी, वो भी सिस्टम में आए। और बीसी छावड़ा जी करोड़ों रुपए के टर्नओवर के बाद भी सिस्टम में आए, क्योंकि हमें एक ऐसी बात बताई गई जो आपको नहीं पता। और वही बात बताने के लिए आज मैं सीतामढ़ी में आपके बीच में आया हूं। लेकिन इस बात को बताने के लिए मुझे सिर्फ जिंदा आदमी चाहिए। कुछ लोग मैं यहां पर आया हूं, जब से स्थिर हैं एकदम, वो मुझे घूर के देख रहे हैं, वो हिल नहीं रहे हैं। कोरोना के बाद आदमी कब बैठा बैठाई गायब हो जाता है, तो डर लगता है भाई थोड़ा हिलो ना यार, मुस्कुराओ ताकि पता चले जिंदा ही बैठे हैं। कितने लोग जिंदा हैं पर चेक कर रहे हैं अपने आप को, मैं जिंदा हूं। अरे जिंदा हो कि नहीं हो? हाथ खड़ा करो जिंदा, दोनों हाथ खड़ा करो, दोनों, और एक बार बोलो ये जिंदा की तरह रहना, जिंदा। द नाउ सेमिनार इज स्टार्ट। आप सोच रहे हैं यार अब तक क्या कर रहा था? ये अब तक टाइम पास कर रहा था आपका, क्योंकि मैं सेमिनार खत्म कर देता तो अभी ठाकुर जी नाराज हो जाता। अभी पटना में ऐसा ही हुआ है। पटना में क्या, मैंने सेमिनार ही 15 मिनट में खत्म कर दिया। तो क्या हुआ? वो साल 100% आ गई। मैंने कहा फिर मजा नहीं आया। मैंने कहा मजा क्यों नहीं आया? पैसा ही वसूल नहीं हुआ। 150 रुपए दिए, 15 मिनट में बाहर। तो तुम्हें भी ऐसा नहीं लगे इसलिए फालतू का टाइम पास कर रहा था। बाकी सेमिनार तो 15 मिनट की है, 15 मिनट में आरसी खत्म। ये फालतू की बातें कोई करने की जरूरत नहीं है। अब मैं सिस्टम में कैसे आया देखिए, मेरे साथ क्या चैलेंज था। कंपनी में जॉब करता था, 13,000 की सैलरी थी, अपना खुद का अलमल वेस्पा स्कूटर था, वो आज भी है। अभी हमने 25 करोड़ रुपए के मकान में स्कूटर महाराज का मंदिर बनाया हुआ है। कोई आदमी है जो मेरे घर पर गया है? और कुछ सारे लोग गए, वेरी गुड। वो है कि नहीं भाई साहब? वो स्कूटर अभी भी वहीं पे विराजमान है। तो मेरे पास खुद का स्कूटर था जिसपे मैंने कोई लोन नहीं लिया था उस जमाने का, वो स्कूटर अभी तक भी आज पड़ा है और 25 करोड़ के मकान में मंदिर की तरह बनाया हुआ है, ठीक है। और सब कुछ जीवन में सेटल था। कंपनी इधर उधर जाने के लिए कार प्रोवाइड कराती थी और कंपनी ने खुद का अपना बंगला दे रखा था, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल से लगाकर, बच्चों के फीस से लगाकर सारी कंपनी देती थी। जीवन में कोई टेंशन ही नहीं थी हमारे को, दूर दूर तक की। जीवन का एकदम सिस्टमेटिक सफर चल रहा था, पत्नी खुश, माता पिताजी खुश, सब कुछ जीवन में ठीक था। लेकिन नौकरी वाला आदमी अपने आप को सुरक्षित रखने के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है। नौकरी सिर्फ मरने नहीं देगी, लेकिन नौकरी कभी खुलकर जीने भी नहीं देगी। ये सत्य बात है, इसको समझने की कोशिश करो। नौकरी एश्योर करती है कि तुम मरोगे नहीं। टाइम टाइम पर तुम्हारे को इंजेक्शन लगाए जाएंगे सरकार के द्वारा, और किसी भी हालत में तुम्हें लास्ट तक मरने नहीं दिया जाएगा तब तक तुम सरकार के काम करो। लेकिन तुम्हें खुलकर जीने की आजादी नहीं मिलने वाली कि तुम जब जाओ तब विदेश चले जाओ, जब जाओ तब तुम दुनिया को नाप लो, वो तुम्हें आजादी नहीं मिल सकती। नौकरी खुलकर जवाब नहीं देती। अब हुआ ये, सब कुछ जीवन में ठीक चल रहा, लेकिन योग एक ऐसा वर्ड है जहां पर आकर भगवान की याद है। आपने भी सुना होगा, जब डॉक्टर भी अपनी आशाएं छोड़ता है तो लास्ट में एक ही वर्ड बोलता है, अब सब कुछ ऊपर वाला। क्या बोलता है? ऊपर वाला के हाथ में है। तुम बार बार बोलते बोलो ना, अब सब ऊपर वाला के हाथ में है। यानी ये ऊपर वाले की साइंस बड़ी जोरदार है भाई। इसके पास क्या पावर है पता नहीं। इस धरती के लोग पर
एक पत्ता भी हिलता ना, पत्ता नहीं, तो बिना भगवान की इच्छा के हिल नहीं सकता। यस भगवान मतलब मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ या भगवान की, आप ऐसा मत समझना। भगवान मतलब सर्वमान्य शक्ति। शक्ति अब कोई उसे अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, अपने अपने हिसाब से कहते हैं। और फिर राजनेता आते हैं, दोनों को भिड़ा देते हैं, वो अल्लाह बड़ा है, राम बड़ा है, रहीम बड़ा है, सब लड़ते रहते हैं आपस में इधर उधर। लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कौन बड़ा है। सबको अलग अलग नाम से बुलाया जाता है, लेकिन एक सर्वमान्य शक्ति है, द पावर ऑफ गॉड। यस ऐसी पावर जिसके अंदर पूरी सृष्टि चलती है, इसकी इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो आप यहाँ आए हैं ना, तो कुछ लोग सोच रहे हैं आज मैं मेरी इच्छा से आया। तुम गलत फहमी के शिकार। द प्लानिंग ऑफ गॉड, भगवान की इच्छा थी कि तुम आओ, इसलिए तुम आए। तुमने सिर्फ भगवान को प्रपोजल दिया कि मैं जाऊं क्या, भगवान की इच्छा थी जाओ, तो भगवान ने कह दिया जाओ, तो आप आ गए। तुम कहते मैं जाऊं क्या, और भगवान की इच्छा थी नहीं जाओ, तो भगवान के पास तुम्हें रोकने के पास कितनी पावर है तुम्हें पता है? उसके पास क्या क्या पावर है? बाढ़, आंधी, तूफान, भूकंप, जाम और बड़े बड़े ऐसे कारनामे कर देती प्रकृति कि तुम जाना चाहो तो नहीं जा सकते। कई लोग ऐसे होंगे ना जिनको आज आपने बुलाया होगा, लेकिन वो नहीं आए होंगे। यस कुछ लोग तो टिकट लेकर भोला जी अभी तक भी बाहर खड़े हैं, मेरे करण अर्जुन आएंगे। कोई आएगा नहीं। अब भगवान ने जिनको आने के लिए कह दिया वो आ गए, और जिनको नहीं आने के लिए कहा नहीं आए। अब कल तुम फोन लगाना, आज फोन लगाना और पूछना अरे भाई क्यों नहीं आए, तो क्या बोलेगा मैं बता देता हूं। वो बोलेगा अरे सर मैं घर से आने के लिए निकल गया था, लेकिन तभी पड़ोसी के घर से आवाज आई आ, पड़ोसी मर गया, पड़ोसी टपक गया और मुझे रुकना पड़ा। भगवान इस हद तक जा सकता है तुम्हें रोकने के। भगवान की पावर को कम मत समझना। तुम्हें अगर तुम कितना भी सोच लो कि मुझे जाना है, भगवान को अगर रोकना है तो भगवान कसम तुम जा नहीं पाओगे। तो आज तुम यहाँ आए हो ना, तो इस गलत फहमी में मत रहना कि तुम्हारी इच्छा से आए। भगवान ने आज तुम्हें आने का रास्ता दिया कि बेटा जा। दुनिया की कोई ताकत तुझे जाने से रोक नहीं सकती। आप इसलिए पहुंच गए यहाँ पर, अगर उसकी ताकत होती तो वो तुम्हें रोक सकता था, लेकिन आप पहुंच गए। यहां पर पहुंच गए तो आपको यहां लाने के लिए एक माध्यम बना हुआ, और जो माध्यम होगा ना उसे खुद को भी पता नहीं कि वो गॉड का ही बंदा है। कुछ लोग अपनी जीजा सालियों को पकड़कर लाए होंगे, कुछ सालियां जीजों को पकड़कर लाई होगी, कोई अपने पुराने मित्रों दोस्तों भाइयों को पकड़कर लाया होगा, और कुछ लोगों की शक्ल ही बता रही कि इनको किडनैप करके लाया गया, या आना नहीं चाहते थे, इनको चारों तरफ से घेरा गया और यहाँ लाकर बिठा दिया गया। कुछ लोगों को झूठ बोलकर लाया गया कि 15 मिनट में फ्री हो जाएंगे, और कुछ लोगों को बोला कि शाम को खाना खिलाकर लाएंगे, कुछ लोगों को बोला गया कि सीतामढ़ी के दर्शन करवा के लाएंगे। अलग अलग तरह के कार्टून आए, अलग अलग तरीके से आपको बहाना बनाया और यहाँ पर लाकर बिठा दिया। लेकिन यहाँ पर आने तक उसका भांडा नहीं फूटा, मतलब गॉड उसके साथ है। हेलो, और आप यहाँ आ गए। अब मेरे साथ क्या था घटना घटी, देखिए। मंडे का दिन, सप्ताह का पहला मंडे, मैं अपने स्कूटर से घर से रवाना हुआ, ऑफिस गया। ऑफिस की पार्किंग में जाकर मैंने ब्रेक मारा स्कूटर का, तभी मेरे बॉस की कार आई, उसने भी मेरे पास आकर ब्रेक मारा। कंपनी में 1500 कर्मचारी थे, लेकिन गॉड की प्लानिंग थी आज हमारी। ऐसा वाक्य बहुत कम होता था, लेकिन आज ऐसा हुआ कि मैंने ब्रेक मारा, मेरे बॉस ने भी ब्रेक मारा, अरे कोई दूसरा भी मार सकता था, कोई तीसरा भी आ सकता था, लेकिन आज भगवान को मंजूर था कि मुकेश कोठारी तेरा ही नंबर लगना। मैंने ब्रेक मारा, बॉस ने भी ब्रेक मारा। बॉस ने ना कार का शीशा खोला और उसने कहा रुक, कार पार्क करके आता हूं, मेरे को काम है, रुकना। मैं खड़ा हो गया, 5 सेंटीमीटर सीना बाहर निकल गया। बॉस को भी अपने से काम पड़ता है, अपन कोई छोटे मोटे आदमी, मैं ऐसे सोचकर खड़ा हो गया। बॉस थोड़ी गाड़ी पार्किंग करके मेरे पास आया और उसने कहा मुकेश क्या हालचाल है? मैंने कहा बॉस बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे भाई बहुत चिंता में हूं, तेरी मदद लगी। मैंने कहा सर किस चीज की चिंता बताइए ना, क्या कर सकते हैं? नहीं यार भाई, मुझे ना अपने बेटे को ना पायलट बनाना है। मैंने कहा वेरी गुड डिसीजन सर। क्या वेरी गुड डिसीजन?
25 लाख रुपए लगते हैं पायलट बनाने में, पता? मैंने कहा सर कोई बात नहीं, लेकिन तो क्या कोई बात नहीं, 17,000 मेरी सैलरी है, रात भर में कैलकुलेटर पर 17 पे 17 जोड़ता जा रहा हूं, 25 हो ही नहीं रहे। मैंने कहा सर ये तो बड़े, मैंने कहा ईश्वर पे भरोसा रखो। बिल्कुल, क्या ईश्वर पे भरोसा रखो, सैलरी तो 17,000, घर में भी तो कुछ खाना पड़ेगा ना। अब मुझे पता चल गया कि नौकरी हमें मरने नहीं देगी, लेकिन जीने तो बिल्कुल भी नहीं देगी। यानी मेरा सपना ही सपना रह जाएगा अगर मैं नौकरी के भरोसे अपने बच्चे को पायलट बनाने की कोशिश, उस समय 25 लाख लगते थे, अभी 1 करोड़ रुपए लगते हैं। अगर नौकरी के भरोसे मैं अपने बच्चों को पायलट बनाना चाहूं तो कभी नहीं बना पाऊंगा। तो मैं चिंता में आकर मैंने पूछा सर फिर क्या करेंगे आप? अब मुझे पता चल गया है अब रास्ता बदलना होगा। अब पता चल गया कि सपने नौकरी से पूरे नहीं होंगे, सपने तो बिजनेस से ही पूरे होंगे। लेकिन हमारा एक ऐसा समय है जहां पर हम खुद कर बिजनेस भी नहीं कर सकते। बीवी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बीमार माँ बाप है, हम फुल टाइम बिजनेस में भी नहीं आ सकते, रिस्क नहीं ले सकते। हमें ऐसा रास्ता अपनाना पड़ेगा कि पार्ट टाइम हम बिजनेस करें और घर का खर्चा हमारा नौकरी से चले। अब मुझे पूरे जीवन की गणित समझ में आ गई है। मैंने कहा वेरी गुड सर। वेरी गुड क्यों बोला? क्योंकि मैं बहुत चापलूस किस्म का आदमी था, हर चीज में अपना फायदा देखता था। मैंने कहा अगर बॉस बिजनेस करेगा तो हम भी करेंगे, हमें कौन रोकेगा? हम तो ऐसे सोचते थे, हम तो बचपन से बिजनेस करते थे, हम तो बस की हर डायलॉग में अपना फायदा देखते थे। मैंने कहा वेरी गुड सर। वो गया भाई, पिछले संडे यानी संडे को मेरे पुराने दोस्त आए थे, उन्होंने मुझे 3-4 अंडे बनाकर बिजनेस बनाया। मैंने कहा नॉनवेज का बिजनेस सर, वेरी रॉन्ग, अंडे का बिजनेस नहीं, अंडे नहीं, गोले गोले। मैंने कहा अच्छा सर क्या गोले बनाए? सर 1 गोला बनाया, उसके नीचे 3 गोले बनाए, 3 के नीचे 9 गोले बनाए, 9 के नीचे इतने गोले बनाए, गोले गोले बनाकर बिजनेस बताया। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा हुआ, मैं सुन रहा हूं क्योंकि बॉस बोल रहा है। अब इतना बड़ा बॉस बोल रहा है तो अपन को हाँ में हाँ भरनी चाहिए, समझ में आए या ना आए, ठीक है? तो मैं यस यस करता जा रहा, तो बॉस मुझे धीरे से कहता है बिजनेस है ना अच्छा था। मैंने कहा वेरी गुड सर। फिर क्या सोचा आपने? करना चाहिए, क्योंकि मैंने एनालिसिस कर लिया है। मैंने कहा क्या एनालिसिस कर लिया? बिजनेस में ना 1 भी रुपए की कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं, पैसा लगाने की जरूरत है। अब देखिए मैंने 6ठी क्लास से बिजनेस किया, पैसों के बिना बिजनेस हो ही नहीं सकता। और बॉस क्या कह रहा है? पैसा नहीं लगाना पड़ता। अब मुझे हंसी आ रही है, लेकिन मैंने हंसी को रोक रखा। मैंने कहा यार कोई बाबा जी आके मंत्र गए बॉस को, ऐसा थोड़ी होता है, पैसा ही नहीं लगाना पड़ता, बिजनेस बिना पैसे के थोड़ी होता है। तो मैं सोच ही रहा था, मुस्कुराने की कोशिश ही कर रहा था, तब तक उसने क्या बोला, दुकान भी नहीं लगानी पड़ती। अब मुझे मतलब हंसी को रोक रखा। फिर क्या बोलता है, हिसाब किताब भी नहीं रखना पड़ता। फिर क्या बोलता है, टेंशन भी नहीं लेनी पड़ती। और मैंने कहा पागल आदमी जो भी बिजनेस में होता है तो कह रहा वो इसमें होता ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं हंसा नहीं, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। हमें यही सिखाया गया कि बॉस के सामने ज्यादा तनो मत। तो मैंने कहा ठीक है सर। फिर सब कुछ अच्छा लगा, लेकिन फिर भी मैंने हाँ नहीं किया। तो मैंने आश्चर्य से पूछा सर आप सब कुछ अच्छा है तो हाँ क्यों नहीं किया? तो बॉस ने मुझे कहा अनुभव नहीं है ना, अनुभव। हमारे दादाजी पिताजी ने कभी बिजनेस नहीं किया तो हम कैसे हाँ भर देते? हमारे पास तो अनुभव ही नहीं है। तो मैंने उनको एक ही बात कह दी। मैंने कहा क्या कह दी? मैंने उनको कह दिया अभी हाँ नहीं करूंगा, अगले संडे को वापस आना। अगले संडे को मैं मेरे भाई मुकेश कोठारी को लेकर आऊंगा, वो बचपन से करता है बिजनेस, और फिर तुम उसे बताना प्लान। और मेरा भाई कहेगा कर ले तो करूंगा, बाकी नहीं करूंगा। इसलिए सुबह 10 बजे मेरे घर पर आना है, आएगा ना? और मुझे हवा ही नहीं लगी, मुझे इनवाइट कर दिया मीटिंग में। और मैं क्या सोच रहा हूं, मुझे समझाने के लिए इनवाइट किया है, मेरे पागल बन गया। अब मैं 5 सेंटीमीटर सीना बाहर निकाल दिया। मैंने कहा साला बॉस को भी अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है कि बॉस भी अगर कोई निर्णय लेगा तो अपने से पूछ के लेगा। तो मैं सुबह 10 बजे भगवान कसम 5 मिनट पहले ही ऑफिस पहुंच गया। मीटिंग में 10-15 लोग बैठे थे, आगे वाली सीट पे जाके बैठा। पहली मीटिंग में टाई लगा के गया, पहली मीटिंग में डायरी लेकर गया, पहली मीटिंग में कैलकुलेटर लेके गया ठाकुर जी। मैंने कहा ये सही तरीके कैलकुलेशन करनी पड़ेगी ना, बॉस को अगर राय देनी है। तो मैं पहली सीट पर जाकर बैठ गया। 10-15 मिनट शांति रही, फिर
खुसुर खुसुर की आवाज आई। सबने पीछे झुक कर देखा तो 3-4 कार्टून अंदर घुस रहे। 3-4 कार्टून इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि राजस्थान में अगस्त का महीना, सॉरी हाँ अगस्त का महीना, जून, टेम्परेचर 48 डिग्री सेल्सियस और ये चारों ने सूट पहन रखा, नॉन एसी हॉल। मैं सोचने लगा ये कौन से प्रदेश के आदमी हैं, इनको इतनी गर्मी में सर्दी लग क्यों रही है और इन्होंने सूट क्यों डाला। तो मैंने दिमाग से पूछा बताना कौन से प्रदेश के हैं, तो दिमाग ने कहा माइंड योर बिजनेस, ये सूट पहने की पजामा तुझे क्या लेने देना, जिस काम के लिए आया वो काम कर, चुप। हम भी जब बीच में घुसने की कोशिश करते तो दिमाग बोलता तू क्यों बीच में घुस रहा, तेरे को क्या लेने देना। तो मेरे दिमाग ने मुझे चुप करा दिया, मैं चुपचाप बैठ गया। फिर पहला कार्टून स्टेज पे आया, आते क्या बोलता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है। मुझे तेज हंसी आ गई, मैंने कहा ले जोश का भी बिजनेस चालू कर दिया। जोश को एक तोलेंगे कैसे, नापेंगे कैसे, पैकिंग कैसे करेंगे, कितने ग्राम किसको दिया है, रेट कैसे डिसाइड होगी, कितने, ये जोश का भी कोई बिजनेस होता है, पागलों की तरह बातें करना। मैं अपनी हंसी नहीं रोक पा रहा, तब तक दूसरा कार्टून आया। वो क्या कहता है, दोस्तों ये जोश का बिजनेस है इसलिए बजाओ ताली। अरे मैंने कहा यार बता तो सही ताली किस बारे में बजानी, और मैं तुझे क्या ताली बजाने वाला नजर आ रहा हूं। मैंने एक ताली नहीं बजाई, यहाँ पर भी जो ताली नहीं बजा रहा मुझे मेरा भाई नजर आ रहा है। भाई तो भाई, तो भी ताली नहीं, हम भी ताली नहीं, ताली नहीं वाले भाई भाई। तो मैंने भी एक ताली नहीं बजाई। फिर तीसरा कार्टून आया, तीसरा कार्टून वो क्या कहता है, दोस्तों गांव की सबसे बड़ी गाड़ी तुम्हारी होगी, गांव का सबसे बड़ा बंगला तुम्हारा होगा। अरे करना क्या है बताना मेरे भाई। मैं भी अभी तक आपको नहीं बता रहा हूं करना क्या, सब कुछ सेम टू सेम चल रहा, जैसा यहां चल रहा वैसा वहां चल रहा। फिर चौथा कार्टून आया, बक 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 बक, इतना 1 घंटे तक उन्होंने सिखाया भाई साहब, भगवान के साथ एक लाइन भी समझ में नहीं आई कि करना क्या। फिर लास्ट वाला कार्टून क्या कहता है, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप समय निकाल कर आए, और मेरे को पसीना आने लगा फिर। मैंने कहा साला अब बॉस आएगा और पूछेगा करूं कि नहीं करूं, साला मुझे ही पता नहीं करना क्या है, अब इसको क्या बताएंगे। और सेमिनार ही खत्म कर दी। अब सेमिनार खत्म हो गई तो मैंने कहा बॉस आएगा सबके सामने इंसल्ट कर देगा, चुपचाप खिसक जाओ अकेले। कल बॉस अकेला केबिन में रहेगा तो डांटेगा, थप्पड़ भी मार देगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। अब के सबके सामने इंसल्ट कराने से अच्छा भाग जाओ। तो मैंने अपनी डायरी को लगाया अपने चेहरे के आगे और पतली गली से गाया, पहली सेमिनार समाप्त हुई। अगले दिन बॉस आया केबिन में, मुकेश कल कैसा लगा। भगवान बताऊं इतनी खुशी हुई मुझे, बॉस है ना ओरिजिनल प्रश्न ही भूल गया। पूछना क्या चाहिए उसे, क्या काम है, क्या करना है, कैसे कर, हाँ पूछना ये चाहिए करूं या नहीं, पूछना चाहिए क्या करूं या नहीं, और पूछा क्या कैसा लगा। बस कैसा लगा। इंडिया वाले इतना एक्सपर्ट है इस प्रश्न का उत्तर देने में, कैसा लगा। अब हमारी यहाँ सारी बहनें बैठी है, अब तुम्हारी कोई सहेली नई साड़ी लेकर आए, जो साड़ी बिल्कुल मैच नहीं कर रही उसके चेहरे से, ऐसे लग रही है जैसे डायन आई है, लेकिन वो साड़ी लेकर तुम्हें कहती है कैसी लग रही हूँ, बताओ भगवान कसम क्या जवाब देते हो, भगवान कसम क्या बोलते हो, आप कहते हो कैसा लगा। ये भी कोई प्रश्न है इंडिया में, हम रोज दिन कहते हैं कैसा लगा, नहीं तो कहना है बस सिंपल सा आंसर कैसा लगा। तो बॉस ने पूछा अरे कल कैसा लगा, मैंने कहा बॉस वेरी गुड, बहुत मजा आया, अगली बार जब भी ऐसे कोई कार्टून आए तो मुझे जरूर बुलाया जाए। बॉस ने मुझे क्या बोला, पागल मत बना, झूठ मत बोल, वास्तव में मजा आया कि नहीं आया। मैंने कहा बॉस आप अच्छी तरह जानते हो, 6 साल से आपके साथ काम करता हूं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है, झूठ से कितनी नफरत। हमारी बहनें भगवान की कसम तक खा जाती है, डायन लग रही है, फिर वो पूछ रही है कैसी लग रही हो, बहुत टॉप वेरी गुड, तो वो डबल पूछती है फालतू की बातें मत कर, वास्तव में अच्छी लग रही हो कि नहीं बता, भगवान कसम। मतलब ये झूठ में भगवान को भी शामिल। तो हम एक्सपर्ट आदमी है इंडिया के, हमको ऐसे आसानी वाले आदमी
तो मेरे बॉस ने कहा कैसा लगा, मैंने कहा बॉस एकदम वेरी गुड, मजा आ गया, एक नंबर बिल्कुल, और वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो बॉस ने कहा कोई रिस्क लगी? मैंने कहा नो रिस्क सर, कोई रिस्क नहीं। कोई चैलेंज? मैंने कहा नो चैलेंज सर, कोई चैलेंज नहीं। कोई प्रॉब्लम? मैंने कहा नो प्रॉब्लम सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, फिर 1500 रुपए दे। ये क्या कर दिया, 1500 रुपए? मुझे क्या पता 1500 रुपए मांगेगा। लेकिन उसने मुझे चारों तरफ से घेरा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई रिस्क तो नहीं, कोई टेंशन तो नहीं, सारे प्रश्न पूछ के 1500 रुपए मांग लिए। अब मैं 1500 रुपए के लिए मना नहीं कर सकता। बॉस था मेरा बॉस, अगर मैं उससे कहता पैसा नहीं है तो मेरा बॉस कहता था चलो कोई बात नहीं, सैलरी काट लगे। तो मैंने 1500 रुपए दिए और मुझे काले कलर का एक बैग दिया। उस समय सिस्टम में आने के लिए काले कलर का एक बैग होता था, उसमें 3 जोड़ी कपड़े होते थे। अभी डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन होने के बाद कुछ कंपल्सन नहीं है। 500 प्रोडक्ट में से कुछ भी प्रोडक्ट, इवन आटा दाल चावल खरीद कर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं अपने घर के सामान लेकर भी। लेकिन उस समय कल कपड़ा ही लेना पड़ता था। तो मैंने कपड़े की किट ले ली और मैं क्या करता, आई एम द मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कपड़े बनाने की कंपनी में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था और मैं कपड़े ही बेचने का काम करता हूँ। आपके सीतामढ़ी, छपरा, सिवान, महाराजगंज, पूरा झारखंड, पहले बिहार झारखंड एक था, तो मैंने खूब टूर किए हुए इस एरिया में, है ना, कपड़े की मार्केटिंग के लिए। मैं कपड़ा ही बेचता था और आज मेरे बॉस ने मुझे कपड़ा बेच दिया। हाथ में किट पकड़ा दी, 3 जोड़ी कपड़े लेकर अब मैंने स्कूटर पे टांग दिए। अब मैं घर की तरफ रवाना हुआ। अब मेरा दिल और दिमाग बात कर रहा, दिल और दिमाग। ऐसा बात आपके भी करते हैं, कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। दिमाग बोल रहा है काय को तारीफ की, क्यों बोला कि कोई टेंशन नहीं है। मेरा दिल कह रहा यार बॉस है यार, बॉस के सामने ऐसे थोड़ी बोल सकते, बॉस के सामने तो हाँ ही करना पड़ेगा। अरे क्या हाँ करना, लगे ना 1500 रुपए। मैंने कहा यार होता कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी जीवन में कोई घटनाएं हो जाती। अरे क्या घटना हो जाती, पूरा नुकसान हो गया ना। अब आपस में बात चल रही, इधर दिमाग प्रश्न पूछ रहा, दिल उसका हल कर रहा, बातचीत चल रही है, स्कूटर चल रहा है, दोनों बातचीत कर रहे हैं। अब मैं एकदम घर के पास आ गया। घर के पास आते ही मुझे दूर से ही बीबी नजर आ गई। मेरा दिमाग ही भाग गया। अब कल दिल बच गया। अब दिमाग काम करना बंद पूरा का पूरा, क्योंकि सुबह सुबह मेरी बीवी के साथ झगड़ा हुआ था। उसने मेरे से 300 रुपए मांगे थे और मैंने 300 रुपए नहीं दिए थे और अब मैं 1500-1200 की किट लेकर आया। अब मेरा क्या हाल होने वाला था मैं अच्छी तरह समझ सकता था। अब मुझे समझ में आ गया कि आज मेरी बीवी मेरे पूरे खानदान की हिस्ट्री निकालेगी और ऊपर से चालू होगी, लास्ट तक ही ले जाएगी। और मैंने कहा आज खत्म होने वाला मुकेश कोठारी तुम, और ये जड़ है किट। अगर किट बीवी को दिख गई तो बीवी छोड़ेगी नहीं। तो ये समस्या की जड़ है किट। साला घर में किट को ले जाएंगे ही नहीं। मैंने किट को बाहर ही ना, एक वेंटिलेटर था उसमें किट को फेंक दी। किसी ने फेंकते हुए देख ली, वो किट को लेके भाग गया। मेरी पहली किट ही मेरे पास नहीं आई और मैं भाषण दे रहा हूं आपको। अब भी नहीं समझ में आ रहा गोल्ड प्लानिंग ये भगवान क्या करवाना चाहता हमें कभी भी पता नहीं चलता। 99% लोग बचपन में जो सोचते हैं उस काम को नहीं करते। कितने परसेंट? 99%। बचपन में जो सोचते ना ये मैं बनूंगा, वो नहीं बनते। वो किसी और क्षेत्र के भी टॉपर हो सकते हैं, वो तो नहीं बनते, क्योंकि बोर्ड की कहाँ प्लानिंग है, कहाँ तुम्हारा टाका फिट करना है, उसे पता है यार भाई। तुम कितना भी मगजमारी करो वो तुम्हें ले जाएगा वहां पे घुमा फिरा कर, तुम कुछ भी कर लो। ऐसी परिस्थितियां क्रिएट कर देगा कि तुम्हें वो काम करना ही पड़ेगा। तुम रोकना चाहो तो भी करना पड़ेगा। अब क्या हुआ, सेमिनार समाप्त।